बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, उम्मीद करता हूं आप सब खैर ऑफिस से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने बीएस मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, इनके लिए इनकी कोर्स आउटलाइन में से एक कोर्स कैलकुलस 2 के नाम से स्टार्ट किया हुआ है। और यहाँ पर कैलकुलस 2 में मैं चैप्टर नंबर 9 फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल जो है इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं जिस कैलकुलस को फॉलो कर रहा हूँ वो आपकी कैलकुलस रिटन बाय एस.एम. यूसुफ जो है उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इस पूरे चैप्टर की जो कंप्लीट प्ले लिस्ट है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। इसके अलावा आपका पूरा जो थर्ड सेमेस्टर है इसकी जो कंप्लीट प्ले लिस्ट है इसका भी लिंक प्ले लिस्ट में पड़ा है। इसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके तमाम लेक्चर्स को, तमाम कोर्सेज़ को देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है इसके मुतालिक डिस्कशन की थी। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप काइंडली उसे जाकर ज़रूर देखें। उसमें मैंने वहाँ पर आपको बताया कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव से किस तरह डिफरेंट होता है, और उसका फार्मूला भी वहाँ पर मैंने डिस्कस किया। तो उस लेक्चर को लाजमी देखें। आज इंशाल्लाह हम जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव से रिलेटेड एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 9.4 है उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 9.4 में जो पहले 3 क्वेश्चन हैं बेटा ये बिल्कुल एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 में कहता है कि इन प्रॉब्लम 1 to 3 फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ यू एट द गिवन पॉइंट एंड इन द गिवन डायरेक्शन। आप जानते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव में मैंने आपको बताया था कि जब आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव मालूम करते हैं तो उसमें आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो जिस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है वो आपको गिवन होना चाहिए, फिर जिस डायरेक्शन में आपने डेरिवेटिव मालूम करना है वो डायरेक्शन यानी एक वेक्टर आपको गिवन होना चाहिए, और तीसरी चीज़ ये है कि किस पॉइंट के ऊपर आपने डेरिवेटिव मालूम करना है। तो 3 चीज़ें होनी चाहिए, पॉइंट होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए और जिस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपको u जो है फंक्शन आपको दिया हुआ है 2xy माइनस वाई ओवर एक्स। जिस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव मालूम करना वो पॉइंट 1 2 है, और जो वेक्टर है आपके पास है 2 - 3 1। तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन है, तीनों के तीनों एक जैसे हैं। मैं यहाँ पर आपको कोई से 2 प्रॉब्लम डिस्कस कर देता हूँ, एक प्रॉब्लम आप खुद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका मैं 1 करने लगा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव मालूम करना है। नेक्स्ट डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो फार्मूला है वो ये होता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं du/ds से। du/ds रिप्रेजेंट डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू s। s यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। फार्मूला ये है कि ग्रेडियंट ऑफ u मालूम करेंगे सबसे पहले। उस ग्रेडियंट ऑफ u में आप पॉइंट p पुट कर देंगे, उसका वेक्टर v के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और वेक्टर v की क्या आ जाएगी, नीचे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए ग्रेडियंट वेक्टर। ठीक है, ग्रेडियंट मालूम करने के लिए सबसे पहले आप जानते हैं कि ग्रेडियंट का जो फार्मूला उसमें हमें सबसे पहले u के पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए। तो यहाँ पर ये वेक्टर आपके पास u दिया हुआ है। हेयर फंक्शन u आपके पास है 2xy माइनस वाई इंटू एक्स का इन्वर्स इसे लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के लासे ले लेंगे, तो x के लासे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2y माइनस y यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा, तो x की पावर -1 x इन्वर्स का डेरिवेटिव आएगा पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से। पावर शुरू में आ जाएगी, y इंटू एक्स की पावर -2 आ जाएगी। ये आपका इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ गया। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हमें चाहिए, तो y के लासे इसका डेरिवेटिव बनेगा बेटा 2x माइनस y का डेरिवेटिव 1 हो गया, बाकी रह गया -x का इन्वर्स। अब यहाँ पर आपका u जो है वो 2 वेरिएबल वाला फंक्शन है, तो ग्रेडियंट u का जो फार्मूला बनेगा यहाँ पर वो ये हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ u इज इक्वल टू पार्शियल u ओवर पार्शियल x कोमा पार्शियल u ओवर पार्शियल y। आप जानते हैं कि यहाँ पर ये जो नोटेशन मैं लिख रहा हूँ ux एक्चुअली क्या है, ये पार्शियल u ओवर पार्शियल x को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास ux ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ux है जी 2y प्लस वाई ओवर एक्स का स्क्वायर कोमा uy, और uy आपके पास है 2x माइनस 1 ओवर एक्स। अब इस ग्रेडियंट u में आप पॉइंट p पुट कर दें, और पॉइंट p क्या है 1 2। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 1
y इज इक्वल टू 2 इन ग्रेडियंट u। तो ग्रेडियंट u में आप इस पॉइंट, जो आपका पॉइंट गिवन है, उसकी वैल्यू पुट कर दें। तो ये आपके पास आ जाएगा जी, ग्रेडियंट ऑफ u इज इक्वल टू एक्स की जगह 1 यहाँ पर पुट करें, y की जगह 2 पुट करें, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस y की जगह 1 होगा, x की जगह भी 1 होगा, तो 1/1 1 आ जाएगा। इधर x की जगह 1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2, इधर x की जगह 1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 1/1 दैट इज 1। तो आपका ग्रेडियंट वेक्टर जो निकल आएगा वो आ जाएगा 5,1। ठीक है, ये आपका ग्रेडियंट वेक्टर एट पॉइंट u निकल आएगा। ग्रेडियंट वेक्टर एट पॉइंट p, सॉरी। अब आपने वेक्टर v की मैग्नीट्यूड निकालनी है। वेक्टर v आपके पास ये दिया हुआ है हेयर, वेक्टर v आपके पास उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। और ये आपके पास बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, डैट इज √13। बस ये फार्मूला आपके पास है। आप लिखेंगे एज वी नाउ दैट डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला ये होता है। इसमें आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें फार्मूले में, तो du/ds आ जाएगा आपके पास। ग्रेडियंट u ग्रेडियंट u जो ग्रेडियंट वेक्टर आपका निकला है वो आपके पास है 5,1 और वेक्टर v आपके पास दिया हुआ है 2 -3 0 डिवाइडेड बाय वेक्टर v की मैग्नीट्यूड निकली है √13। अब इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लें। इसमें तीसरा कंपोनेंट नज़र नहीं आ रहा तो तीसरा कंपोनेंट 0 होगा, और इसमें अगर तीसरा कंपोनेंट 0 नज़र भी आ रहा है तो इट मीन्स वो दो कंपोनेंट वाला ही वेक्टर कंसीडर होगा, क्योंकि तीसरा कंपोनेंट इसमें 0 है। अच्छा, अब डॉट प्रोडक्ट कैसे मालूम करते हैं? आप जानते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 5 to the 10 और प्लस माइनस -3 ओवर √13, 7/13 इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर इसका थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट आपकी असाइनमेंट है, आप सेकंड पार्ट खुद कर लीजिएगा। ठीक है, मकसद यही है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट बस समझ आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट, ये बेटा थोड़ी सी ज़रा करेक्शन कर लें, मुझसे मिस्टेक हो गई यहाँ पर। y की जब वैल्यू यहाँ पर आप 2 पुट करेंगे, x यहाँ पर 1 है, तो ये 2/1 2 आएगा आपके पास। यहाँ पर ये आ जाएगा 4 + 2 6, यहाँ पर ये चीज़ आपके पास 6 बन जाएगी। तो अब यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 6 और ये 1 बन जाएगा। अब ये 6 to the 12 आएगा इधर, 12 - 3 डैट इज 9/13 आपका आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, ये थोड़ी सी करेक्शन कर लें। नेक्स्ट यहाँ पर अब इसका थर्ड पार्ट आपके पास है, कहता है u जो है वो साइन हाइपरबोलिक x + y के बराबर, x + y प्लस कोस हाइपरबोलिक z है। पॉइंट आपको दिया हुआ है 1 0 1 और वेक्टर आपके पास ये दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपने इसी क्वेश्चन की तरह यहाँ पर इसके ग्रेडियंट मालूम करने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करेंगे u के हम। ठीक है, तो यहाँ पर u के तीन वेरिएबल वाला फंक्शन है, तो ux uy uz मालूम करेंगे यहाँ पर अब आपको u जो है थर्ड पार्ट में u आपके पास गिवन है साइन हाइपरबोलिक x + y प्लस कोस हाइपरबोलिक z के इक्वल है। ये u का x के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव आएगा, साइन का डेरिवेटिव हो गया कोस हाइपरबोलिक x + y, और बाद में ये जो आर्गूमेंट अंदर आपको नज़र आ रहा है x + y का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव 0, कोस हाइपरबोलिक z है तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इसका y के लास्ट से डेरिवेटिव आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक x + y, और अंदर x का डेरिवेटिव 0 हो गया, y का डेरिवेटिव 1 और कोस हाइपरबोलिक z का डेरिवेटिव फिर 0 हो जाएगा। फिर इसका z के लास्ट से डेरिवेटिव आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव हो गया 0। अब इसमें z के लास्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो साइन हाइपरबोलिक x + y है, इसमें z नहीं है, ये सारा 0 हो जाएगा, और कोस हाइपरबोलिक z का डेरिवेटिव आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक z। आप जानते हैं कोस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव प्लस साइन हाइपरबोलिक होता है। अच्छा, ये तीनों डेरिवेटिव आपने मालूम कर लिए। अब आपके पास ग्रेडियंट वेक्टर निकालने के लिए यहाँ पर आप ऐसे करें कि साथ ही ना यहाँ पर इनमें ये पॉइंट पुट कर दें। ग्रेडियंट वेक्टर बनाकर भी पॉइंट पुट कर सकते हैं, जिस तरह हमने पहले किया था। चलें उसने कर लेते हैं। ग्रेडियंट ऑफ u आपके पास आ जाएगा यहाँ पर कोस हाइपरबोलिक x + y कोमा uy आगे लिखेंगे, uy आ जाएगा आपके पास कोस हाइपरबोलिक x + y,
और आगे लिखना है यू जेड, और यू जेड की वैल्यू भी क्या है साइन हाइपरबोलिक जेड। अब इस ग्रेडियंट ऑफ यू में आप ये वाला पॉइंट आपका है 101 इसमें पुट कर दें, तो ग्रेडियंट ऑफ यू एट पॉइंट पी आपके पास आ जाएगा कोज हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू 1 वाई 0, यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू 1 वाई 0, आगे आ गया साइन हाइपरबोलिक जेड की वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो साइन हाइपरबोलिक 1 यहाँ लिख देंगे हम। ये आपके पास ग्रेडियंट वेक्टर आपका बन जाएगा कोज हाइपरबोलिक 1 कोज हाइपरबोलिक 1 साइन हाइपरबोलिक 1। ठीक है जी। ये आपके पास ग्रेडियंट वेक्टर निकला है एट पॉइंट यू, एट पॉइंट सॉरी पी यहाँ पर क्या रखा है, ये जो पॉइंट आपको गिवन है 101 इसका नाम यहाँ पर मैंने पी रख लिया। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट अब आपने वेक्टर वी की मैग्नीट्यूड मालूम करनी है। वेक्टर वी आपके पास ये दिया हुआ है, इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं यहाँ पर। हेयर वेक्टर वी की मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगी। अच्छा यहाँ पर ना शुरू में आप ये चीज़ लेट कर लें जब क्वेश्चन शुरू करेंगे कि यहाँ पर ये जो P है, ये जो पॉइंट 101 है इसका नाम P है, और ये जो वेक्टर है इसका नाम हमने V रख लिया है -2 2 -1। ठीक है। अब वेक्टर V की मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो पहला है कंपोनेंट -2 उसका स्केयर आ जाएगा, फिर अगला कंपोनेंट 2 है उसका स्केयर आ जाएगा, फिर थर्ड कंपोनेंट है -1 इसका स्केयर आ जाएगा। -2 का स्केयर 4 हो गया, ये भी 4 4 8 और ये 1 आ गया 9 9 का अंडर रूट कितना आ गया 3 आ गया। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला आपके सामने गिवन है। इस फार्मूले में कीमतें पुट कर दें तो du/ds आ जाएगा आपके पास। ग्रेडियंट वेक्टर आपके पास क्या निकला है, ये लिखा हुआ है कोज हाइपरबोलिक 1 कोज हाइपरबोलिक 1 साइन हाइपरबोलिक 1, और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर v के साथ और वेक्टर v आपका क्या है -2 2 -1 डिवाइडेड बाय वेक्टर v की मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू 3। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास बेटा आ जाएगा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा -2 कोज हाइपरबोलिक 1, फिर अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा +2 कोज हाइपरबोलिक 1, और आखिरी कंपोनेंट माइनस साइन हाइपरबोलिक 1 ओवर 3। ठीक होगी बात ये। अच्छा अब यहाँ से ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा माइनस साइन हाइपरबोलिक 1 ओवर 3। ये भी आंसर लिखा जा सकता है, या आप एक फार्मूला जानते हैं साइन हाइपरबोलिक थीटा का। साइन हाइपरबोलिक थीटा होता है e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा ओवर 2। अब इस फार्मूले में इस क्वेश्चन में आपका थीटा जो है यहाँ पर 1 के इक्वल है, वहाँ पर थीटा की जगह 1 पुट कर देते हैं, तो ये चीज़ आपके पास ऐसे बन जाएगी -1/3 e की पावर 1 माइनस e की पावर -1 ओवर 2। माइनस को अंदर ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, नीचे 3 2 6 कर दें, तो ये आ जाएगा e की पावर -1 माइनस e ओवर 6। इसको मजीद आप लिख सकते हैं, e का इन्वर्स है, आप एलसीएम ले लें 1/e करके, तो ये फाइनल आंसर आपके पास बन जाएगा 1 माइनस e की पावर 2 ओवर 6 टाइम e। ठीक है, तो ये पहले 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। आई होप कि आप इसका सेकंड पार्ट खुद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, वो देखते हैं अब हम। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 बोथ आर सिमिलर क्वेश्चन। यहाँ पर भी मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद कर लीजिएगा। मैंने जैसे कि बताया कि आपको मेरा मकसद यही है कि आपको एक चीज़ का हिंट बस मिल जाए। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब यहाँ पर मुकम्मल एक्सरसाइज करवाना जो है वो पॉसिबल नहीं है कि एक क्वेश्चन करवाया जाए, क्योंकि बाकी भी आपके काफ़ी ज़्यादा लेक्चर होते हैं, उनको भी कवर करना है। अच्छा नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपका कुछ इस तरह है, कहता है कि अगर u बराबर है x² + y² के, तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ u एट ए बी। अगर u आपके पास x² + y² के बराबर है, तो आपने वो डायरेक्शन मालूम करनी है जिसमें ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज आए। यानी दूसरी बात में वो कह रहा है कि वो डायरेक्शन मालूम करें जिसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव ग्रेटेस्ट होता है या मैक्सिमम होता है। एक चीज़ ये है।
एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज, और ये जो ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज आपने मालूम की है, ठीक है, यानी ये जो डायरेक्शन आपने मालूम की है जिसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव ग्रेटेस्ट है, उस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड भी आपने मालूम करना है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ नो चेंज एट ए बी, और दूसरा काम ये करना है कि अब वो भी डायरेक्शन बतानी है जिसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव में कोई तब्दीली नहीं आती, हैज़ अ नो चेंज यानी जीरो चेंज है, ठीक है। तो तीन चीज़ें आपने मालूम करनी है, पहले ग्रेटेस्ट डायरेक्शन मालूम करनी है, फिर उस ग्रेटेस्ट डायरेक्शन की मैग्नीट्यूड मालूम करनी है, और फिर हैज़ अ नो चेंज, ठीक है, वो भी डायरेक्शन मालूम करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें u की वैल्यू x² प्लस वाई स्क्वायर है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें u की वैल्यू tan इनवर्स y ओवर x है, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 5 में बाकी हर चीज़ यही लिखी है, सिर्फ u आपका बदला हुआ है, पॉइंट भी यही है a भी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि आपने यहाँ पर वेक्टर u है, वेक्टर u के का ग्रेडियंट पहले मालूम करें, ग्रेडियंट u, फिर अगला काम बताता हूँ आपको क्या करना है। हेयर u बराबर है x² प्लस वाई स्क्वायर के बराबर, ठीक है। यहाँ पर आप सबसे पहले इसका u का पार्शियल डेरिवेटिव लेने, x के लाश आ जाएगा 2x, और पार्शियल डेरिवेटिव y के लाश आ जाएगा 2y, ठीक है। ग्रेडियंट u आपके पास निकल आएगा 2x, 2y एट पॉइंट P, इस पॉइंट का नाम हमने P रख लिया। तो ग्रेडियंट u की जो वैल्यू निकल आएगी एट पॉइंट P a b पर, वो आपके पास आ जाएगी, x की जगह a पुट कर दें, y की जगह b पुट कर दें, 2a, 2b। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, आई होप कि आपने वेक्टर में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ये क्लोज इंटरवल नहीं, आपने इसको समझ लेना कहीं। ये 2a, 2b का मतलब है ये दो कंपोनेंट वाला वेक्टर है, 2ai प्लस 2bj, ये ऐसे है इसका मतलब, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये ग्रेडियंट u आपने निकाल लिया। अब ग्रेडियंट u निकालने के बाद अब आपने इस अब हमने चीज़ मालूम करनी है, ग्रेटेस्ट वो डायरेक्शन मालूम करनी है जिसमें ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपने ये लाइन लिखनी है, as we know that directional derivative is greatest in the direction of gradient u, ठीक है। मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है, ठीक है, वो वही होती है डायरेक्शन जो ग्रेडियंट u की डायरेक्शन है। नहीं समझे? डायरेक्शनल डेरिवेटिव वो डायरेक्शन जिसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, वो जो डायरेक्शन है ग्रेडियंट u की डायरेक्शन है। लास्ट लेक्चर में बता के आया हूँ, आपका ये अगर ग्रेडियंट u की डायरेक्शन है, ये अगर आपके पास ग्रेडियंट u की डायरेक्शन है, तो इसी की डायरेक्शन में जो वेक्टर आप निकालेंगे यही डायरेक्शन है, यानी ये अगर आपके पास है तो ये du ओवर ds यानी डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है, ठीक है, अगर वो इसी डायरेक्शन में निकाला जाए, ठीक है, जो ग्रेडियंट u की डायरेक्शन है, सही है, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, ये बताना चाह रहा हूँ। तो इट मीन्स ये हुआ कि आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो ग्रेटेस्ट डायरेक्शन है वो क्या है, ग्रेडियंट u की जो डायरेक्शन है, और ग्रेडियंट u क्या है, एक वेक्टर है, और वो आपने निकाल ली है 2i 2b। डायरेक्शन का मतलब क्या है, एक वेक्टर आपने मालूम करना है। क्या मालूम करना है, एक वेक्टर मालूम करना है। तो वेक्टर कौन सा मालूम करना है, वो वाला वेक्टर मालूम करना है जिसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव ग्रेटेस्ट हो। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस वेक्टर के लिए ग्रेटेस्ट है, ग्रेडियंट u के लिए, ठीक है। तो एज वी नो दैट डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज ग्रेटेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट u, सो ये आप आगे आप लिख लेंगे। सो डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज, डायरेक्शन of the greatest rate of change, greatest rate of change of u at AB is, तो वो जो डायरेक्शन है वो ये है 2ai प्लस 2bj, या सिंपल आप लिख सकते हैं वो डायरेक्शन जो है वो ग्रेडियंट u एट पॉइंट P है। ऐसे लिखना ज़्यादा बेहतर है। क्लियर होगी बात क्या नहीं? देखें ना, यहाँ पर जो बात लिखी है, सो डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ u, ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ u का मतलब क्या है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ यू का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ यू, यू में रेट ऑफ चेंज, यू में रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव डी यू ओवर डी एक्स। क्लियर होगी बात ये। अच्छा अब अगली बात ये है कि इस जो ग्रेटेस्ट डायरेक्शन आपने निकाली है इसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगली चीज़ आपने निकालनी है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज, वो क्या आ जाएगी, इस वेक्टर की आप मैग्नीट्यूड निकाल लें। और उसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, पहले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये 2a का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर। तो 4 कॉमन निकाल लें, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर आ जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 हो गया, तो ये आपके पास ये आ गया इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। क्लियर होगी बात ये। सेकंड पार्ट, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ नो चेंज। अब अगली चीज़ ये है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव में चेंज कब नहीं आती वो डायरेक्शन मालूम करनी है। और वो कौन सी होती है पता है आपको, डायरेक्शनल डेरिवेटिव हैज़ अ नो चेंज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ग्रेडियंट ऑफ यू। यानी कि ग्रेडियंट ऑफ यू के ऊपर जो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, अगर उस डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव मालूम किया जाए तो फिर यू में डायरेक्शनल डेरिवेटिव में कोई चेंज नहीं आएगी। नहीं समझे, ये देखें ये ग्रेडियंट यू है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये है। अब आप इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रा कर लें, ये मैंने परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रा कर लिया, ठीक है। इसका नाम हम लेट अस से के इसका नाम रख लेते हैं, चलें वी रख लेते हैं, वेक्टर वी, ठीक है। तो वेक्टर वी क्या है, ग्रेडियंट यू के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब अगर आप इस वेक्टर वी की डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में डी यू ओवर डी एस मालूम करेंगे ना, ये इसकी डायरेक्शन में, तो फिर यहाँ पर डी यू ओवर डी एस जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा, या समझ लें कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आई। यहाँ पर यू जो है वो कांस्टेंट वेक्टर होगा, ऐसी सूरत में डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऐसी सूरत में क्या है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी। तो अब आपने करना क्या है, अब हमने ये करना है, हमने इस ग्रेडियंट यू के ऊपर एक वेक्टर वी मालूम करना है जो कि इसके साथ परपेंडिकुलर हो, इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो। अब दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, यानी उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो, जीरो हो। मैं दोबारा बात को रिपीट करता हूँ, डायरेक्शनल डेरिवेटिव में कोई चेंज नहीं आएगी, आपने वो डायरेक्शन मालूम करनी है। तो वो डायरेक्शन कैसे होगी, अगर एक वेक्टर मालूम किया जाए जो ग्रेडियंट यू के ऊपर परपेंडिकुलर हो, जैसे मैंने यहाँ पर वेक्टर वी मालूम किया, अगर इसकी डायरेक्शन में आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव मालूम करेंगे, ठीक है, तो दिस शोज दैट देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो आगे आप लिख लें डायरेक्शन, फॉर डायरेक्शन ऑफ नो चेंज, आगे मैं लिखूंगा यहाँ पर डायरेक्शन इन विच directional derivative has no change is direction perpendicular to gradient u। यानी ये वो वाली डायरेक्शन होगी जो ग्रेडियंट यू के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पर ग्रेडियंट यू के ऊपर एक वेक्टर लेट करेंगे जो परपेंडिकुलर हो। तो लेट कर लें, लेट ये वेक्टर है हमारे पास आर एस, इसका नाम हम आर एस वेक्टर रख लेते हैं। आर एस इज परपेंडिकुलर टू ग्रेडियंट यू, ठीक है। ये आपके पास ग्रेडियंट यू एट पॉइंट पी जो हमने निकाला है उसके ऊपर ये वेक्टर परपेंडिकुलर है। अब इसका जो आंसर आएगा, इस आर एस का जो आंसर आएगा, वो आंसर जो है ना हमारे पास उस डायरेक्शन को शो करेगा जिसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव कोई भी चेंज नहीं रखता। देखें आपने डायरेक्शन मालूम करनी है, डायरेक्शन का मतलब है एक समत है, समत यानी कि वेक्टर है, वेक्टर मालूम करना है आपने। तो ये वेक्टर मैंने लेट कर लिया। अच्छा अब हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। दिस इंप्लाइज इन दोनों वेक्टर का आर और एस का डॉट प्रोडक्ट अगर आप ले लें, सॉरी आर एस वेक्टर का ग्रेडियंट यू के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट ले लें तो ये किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल। ग्रेडियंट यू कितना निकाला हुआ है आपने, ये बड़ा ग्रेडियंट यू 2a, 2b इक्वल टू 0। अच्छा अब यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लें बाहर, ये आर डॉट आर कोमा एस डॉट a, b इक्वल टू 0। 2 उधर मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
अब यहाँ पर आप डॉट प्रोडक्ट निकालने ही आ जाएगा आर ए प्लस बी एस इक्वल टू 0। बी एस को आप उधर ले जाएं, आर ए इक्वल टू माइनस बी एस आ जाएगा। आपने देखें आर और एस की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, इसे मैं लिख लेता हूँ आर ओवर एस इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो ये यहाँ से दोनों तरफ ये भी एक रेशो है, ये भी एक रेशो है, दो रेशो आपस में इक्वल हैं, इनके रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स को आपस में इक्वल रख लें। दिस इम्प्लाइज यहाँ से जो आर एस वैक्टर आपके पास आ जाएगा वो ये आ जाएगा माइनस बी कोमा ए। सो द डायरेक्शन, आगे आप वो लाइन लिख लें, सो द डायरेक्शन इन विच डायरेक्शनल डेरिवेटिव एज नो चेंज इज द वेक्टर माइनस बी आई प्लस ए जे। ये वो वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन में आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव कोई भी चेंज नहीं रखेगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पर अब एक चीज़ अजाफी एक नॉलेज आपके लिए मैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ। देखें इस ग्रेडियंट यू के ऊपर कोई एक वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है, इनफाइनाइट वेक्टर हैं। हमने एक वेक्टर मालूम किया ना माइनस बी ए। क्या अगर मैं कहूँ कि ये वेक्टर इसके ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है, इसका नाम हम v1 रख लेते हैं, आप कहेंगे जी बिल्कुल परपेंडिकुलर है। क्या ये वेक्टर नहीं है? ये भी है। यानी ये वो तमाम वेक्टर हैं, इनफाइनाइट वेक्टर हैं जो कि ग्रेडियंट यू के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। अगर इनमें से किसी एक की डायरेक्शन में भी हम चलें तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव में कोई चेंज नहीं आएगी। तो फिर अब आप कहेंगे कि हमने किसकी डायरेक्शन में चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो बुक में आपका आंसर लिखा है वो ये है, अगर मैं इसको कहूँ तो इसको ऐसे लिखना चाहिए एक्चुअली, दिस इज़ वन ऑफ द डायरेक्शन इन विच डायरेक्शनल डेरिवेटिव एज नो चेंज। ये वन ऑफ द डायरेक्शन है। अब अगर तमाम डायरेक्शन आपने मालूम करनी तो वो कैसे होंगी? तो यहाँ पर हम असल में करते ये हैं कि ये दो रेशोज है ना, ये दो रेशो आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ये बात गारंटी नहीं है कि आर की वैल्यू एग्जैक्ट बी के बराबर होगी। देखें ये तो आप छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि मेरे पास अगर ये एक रेशो है 1/2 और इधर एक रेशो है 2/4, ये दोनों रेशो तो हैं बराबर आपस में, लेकिन अब यहाँ पर ये कहना कि ये दोनों आमने सामने वाले बराबर हैं, ये तो बात गलत है। ये तो बराबर हमेशा नहीं होंगे, ठीक है। ये तो हमेशा बराबर नहीं ना होंगे, आपके सामने है, वो 1 है वो 2 है, ये 2 है 4 है, लेकिन दोनों रेशो बराबर हैं। एक्चुअली होता यहाँ पर ये है, करना ये है, बुक वाले ने आंसर तो आपका लिखा हुआ है, करना ये है यहाँ पर आपने लेट करना है, लेट करेंगे यहाँ पर इसके आगे कि आर बराबर है यहाँ पर देखें ना, इसको कंपेयर करें, आर बराबर है माइनस बी के और एस को आप रख लें ए के। क्लियर होगी बात ये। अब यहाँ पर अगर आप आर एस वैक्टर की वैल्यू निकालें वो आएगी माइनस बी के कोमा ए के, और यहाँ से के अगर आप कॉमन निकालें तो ये माइनस बी और ए आएगा। अगर के की वैल्यू 1 पुट कर ली जाए तो फिर ये वन ऑफ द डायरेक्शन आती है, ठीक है। अब यहाँ पर इनफाइनाइट डायरेक्शन निकालनी है तो के की वैल्यू आप वेरी करते जाएं, सही है। और दूसरी अगर आप गौर भी करें तो ये बात भी आपको क्लियर है कि ये तमाम डायरेक्शन जो है वो आपस में पैरेलल्स हैं और ये पैरेलल वेक्टर हैं। और पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? एक वेक्टर ए को बी के पैरेलल कहेंगे, ए इज कॉल्ड पैरेलल टू बी, अगर ए जो है वो स्केलर मल्टीपल हो बी का, यानी कि ए को आप के टाइम बी लिख लें। ये आपने पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, सही है। तो इन शॉर्ट वर्ड्स ये है कि आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, जहाँ तक क्वेश्चन की हद है क्वेश्चन ख़त्म हो चुका। आपके नॉलेज के लिए बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये कोई एक डायरेक्शन नहीं होगी जिसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव 0 होगा। आप यहाँ पर इनफाइनाइट डायरेक्शंस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और वो इनफाइनाइट डायरेक्शन कैसे मिलेंगी वो आपके सामने मैंने यहाँ पर बता दी। ये इनफाइनाइट डायरेक्शंस हैं, ठीक है। डायरेक्शन मीन वेक्टर्स हैं। के की वैल्यू पुट कर देते हैं, K1 पुट करेंगे तो वो वन ऑफ द डायरेक्शन आ जाएगी, K2 पुट करेंगे एक नई डायरेक्शन आ जाएगी, 3 पुट करेंगे वो, लेकिन ये तमाम की तमाम डायरेक्शन क्या होंगी? पैरेलल होंगी आपस में, सही है। तो आपने बुक में जिस तरह आंसर निकला आप इसी तरह यहाँ पर ऐसे ही इसको करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में u मैंने बता दिया tan इनवर्स y ओवर x के बराबर है, उसके सिर्फ आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं, ठीक है। वो कोई मुश्किल नहीं है, आई होप के कर लेंगे आप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, उसकी तरफ मूव करते हैं। ले बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 बोथ आर सिमिलर क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 एज असाइनमेंट आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 6 है, पूरे का पूरा एक ऐसे लिख दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि दी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ सेमी सर्कुलर प्लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज गिवन बाय द फार्मूला दिस। यहाँ पर आपको जो फंक्शन दिया हुआ u की जगह, यानी पहले u था, t नाम रख लिया उसने, ठीक है।
जो फंक्शन जिसका हमने डेरिवेटिव वगैरह मालूम करना है वो आपके पास ये है, और इसका नाम यहाँ पर उसने टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से रख लिया है। नाम कुछ भी रख सकता है, हमें उससे गर्त नहीं है, हमें फंक्शन चाहिए था, फंक्शन ये मिल गया है। अंडर सर्टन कंडीशन फाइंड डी टी ओवर डी एस एट पॉइंट ए, आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डी टी ओवर डी एस मीन डायरेक्शनल डेरिवेटिव, याद रखें जब भी आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस लेंगे, एस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नाम वैसे तो कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर बस ये याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है उसका उसके विद रिस्पेक्ट आपने डेरिवेटिव लेना है। वो एस रख ले, पी रख ले, क्यू रख ले, वो कुछ भी रखा जा सकता है। तो डी टी ओवर डी एस इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव मालूम करना है एट पॉइंट ए इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आपने डेरिवेटिव मालूम करना है। अब यहाँ पर एक बात गौर से सुनिएगा, एक्चुअली हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव मालूम करेंगे डी टी ओवर डी एस, ये फार्मूला हमारे पास यहाँ पर इस्तेमाल होगा। ग्रेडियंट मालूम करेंगे टी का एट पॉइंट ए के ऊपर वेक्टर वी के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और डिवाइडेड बाय वेक्टर वी की मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब यहाँ पर जो बुक वाला चाह रहा है ना, बुक वाला चाह रहा है वो आपको एक मैसेज देना चाह रहा है कि स्टूडेंट को पता लगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव तो वैसे आप इस फार्मूले से कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर उसने कहा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मालूम करना है, तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मालूम करने के लिए आपके पास यहाँ पर वेक्टर वी वाला क्या बनेगा, वेक्टर वी आप ले सकते हैं ये x0 y1, ठीक होगी बात कि नहीं। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आपने जाहिर सी बात है वाई एक्सिस में जो x का कंपोनेंट होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है, और जो आपके पास y का यूनिट है वो 1 रख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब वेक्टर v आ गया, वेक्टर v की मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, सब कुछ ये कर लेंगे हम इसका यहाँ पर पुट करके। लेकिन एक्चुअली बुक वाला आपको मैसेज क्या देना चाह रहा है उसको हम समझते हैं। देखें, जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं ना वो स्पेशल केस होते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव के। पार्शियल डेरिवेटिव में हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करते हैं सिर्फ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है। लेकिन जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होते हैं ना वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होते हैं जब आप किसी भी वेक्टर, किसी भी स्पेसिफाइड कोई भी वेक्टर है, वो जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस के अलोंग हो, वाई एक्सिस के अलोंग हो, जेड एक्सिस के अलोंग हो, वो किसी भी कोई भी वेक्टर है उसके अलोंग जब आप डेरिवेटिव मालूम करते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस, ठीक है, तो ऐसे डेरिवेटिव को डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर आपको बुक वाला ये बताना चाह रहा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ही मालूम करना है हमने डी टी ओवर डी एस, लेकिन यहाँ पर डी टी ओवर डी एस जो है ना वो पार्शियल डेरिवेटिव में बदल जाएगा। जब वो कभी याद रखें कि आपको कहता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव मालूम करें इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, यानी यूनिट एक्सिस के लॉन्ग आपको कहता है मालूम करने के लिए, तो फिर सिंपल आप ये याद रखें कि वो जो है आपके पास आपको कहना चाह रहा है एक्चुअली पार्शियल डेरिवेटिव, सही है। तो कॉन्सेप्ट एक्चुअली यहाँ पर हम पार्शियल डेरिवेटिव का बच्चे को बताना चाह रहा है कि बच्चे को पता लगे कि यहाँ पर डी टी ओवर डी एस अलॉन्ग दी वाई एक्सिस का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, ये मालूम करना है आपने एक्चुअली। अब किसी बच्चे को समझ नहीं आती तो वो खैर इसी को फार्मूले को इस्तेमाल कर ले तब भी काम चल जाएगा, ठीक है, कि वाई एक्सिस के लॉन्ग मालूम करना है। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग आपका वेक्टर कैसे लिखा जाता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, ठीक है, इसको हम लिखेंगे 0i + 1j, इसलिए अब यहाँ से इसको ऐसे बना लेंगे हम, ठीक है। अब खैर मैं जो पहला जवाब है कि फाइंड डी टी ओवर डी एस एट ए इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है, तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे डी टी ओवर डी एस एट ए इन द डायरेक्शन ऑफ y axis is actually partial derivative of t with respect to y at point A। ये एक्चुअली आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी आपके पास डी टी ओवर डी एस का मतलब होगा एट पॉइंट ए अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू, इसका पार्शियल डेरिवेटिव मालूम कर लें टी का, यानी कि पार्शियल टी ओवर पार्शियल वाई, तो इसका वाई के लास्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर - 3y का स्क्वायर। अब इस पार्शियल डेरिवेटिव में आप ये पॉइंट पी ए पुट कर दें, तो पॉइंट ए क्या है, ए आपका पॉइंट था ये बेटा, पॉइंट ए में ए आपका पॉइंट है, यहाँ पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1/2 यहाँ पर पुट कर देते हैं हम, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू
1/2 आपने पुट कर दी, तो आंसर कितना आ गया -3/4। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये लाइन बीच में क्वेश्चन में आप लिखेंगे पेपर में, अच्छी बात है, पेपर चेकर के लिए एक अच्छा इंप्रेशन होगा। ठीक है, नहीं लिखना चाहते तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर ये लिखकर कि ये पार्शियल डेरिवेटिव अलोंग वाई एक्सिस जो है इक्वल है, इस तरह पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट, यानी यहाँ से स्टार्ट कर लें क्वेश्चन को। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देना एक अच्छी चीज़ होती है। अच्छा, नेक्स्ट हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड यानी कि आगे ये आल्सो फाइंड डी टी ओवर डी एस एट पॉइंट ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। लो जी, अब यहाँ पर अब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने डी टी ओवर डी एस मालूम करना है इन डायरेक्शन ऑफ 1, -2। ये जो वेक्टर है ना तो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना वाई एक्सिस को, ना जेड एक्सिस को। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। सही है, तो इसमें अब यहाँ पर मैं लिखूँगा, यानी कि पहले पार्ट में डी टी ओवर डी एस एट पॉइंट ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर वी। तो अब वो मैं क्वेश्चन दोबारा नहीं यहाँ लिख रहा, वो आप लिख लीजिएगा। हेयर वेक्टर वी जो आपका है वो है जी 1, -2। सबसे पहले यहाँ पर वेक्टर वी की आप मैग्नीट्यूड मालूम कर लेंगे। वेक्टर वी की मैग्नीट्यूड आ जाएगी 1 + 2 का स्क्वायर 4, डेट इज इक्वल टू √5। ठीक है, अब उसके बाद आपको चाहिए ग्रेडियंट ऑफ टी। यहाँ पर टी का ग्रेडियंट भी चाहिए आपको, तो टी का ग्रेडियंट निकालने के लिए टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव, एक्स के लाभ से पार्शियल डेरिवेटिव आएगा 6xy, 6xy। फिर इसका y के लाभ से डेरिवेटिव आएगा, y के लाभ से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x का स्क्वायर -3y का स्क्वायर। ग्रेडियंट टी आपके पास निकल आएगा 6xy, 3x का स्क्वायर -3y का स्क्वायर। ठीक है, अब इस ग्रेडियंट टी में आपने पॉइंट ए पुट करना है, और पॉइंट ए आपको दिया हुआ है ये 0, 1, 2। तो ग्रेडियंट टी एट पॉइंट ए, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी, यहाँ पर ये सारा 0 हो गया। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 पुट की, ये भी 0 हो गया। वाई की वैल्यू यहाँ पर 1/2 आपने पुट की, कितना आ गया -3/4। ये आपका ग्रेडियंट वेक्टर आ गया। क्लियर होगी बात ये? तो ये ग्रेडियंट वेक्टर आ गया। अब आगे आपने लिखना है बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ये फार्मूला लिखने के बाद इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो ये आपके पास आ जाएगा जी डी टी ओवर डी एस इक्वल टू ग्रेडियंट वेक्टर की वैल्यू आई है 0, -3/4, और वेक्टर वी आपको पास ये दिया हुआ है 1, -2 डिवाइडेड बाय वेक्टर वी की मैग्नीट्यूड √5। अब डॉट प्रोडक्ट इसके ऊपर अप्लाई कर लें। डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, पहला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा -3 + 3/2, तो आंसर बनेगा 3/2 √5। क्लियर होगी बात ये? तो ये आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकल आया इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 1, -2। आगे द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज। अब डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज अभी हमने पहले किया है। डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है? वो डायरेक्शन जिसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव ग्रेटेस्ट होता है, वो कौन सी है? वो ग्रेडियंट की डायरेक्शन होती है। मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज ऑलवेज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट वेक्टर। ठीक है, तो इसका जो जवाब आएगा, सेकंड पार्ट का जो जवाब है वो क्या है? सेकंड पार्ट का आंसर लिखेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव एज डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज greatest in the direction of gradient of t in the direction of gradient t at point A. So required direction is, तो आपकी जो required direction आ जाएगी, required direction is, तो आपकी यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो required direction है वो ये है। ठीक है, वो क्या बनती है? आई कंपोनेंट 0 है और ये वाई का कंपोनेंट आ जाएगा 3 - 3/4। ये आपकी डायरेक्शन बनती है। ठीक होगी बात ये? क्लियर होगी कि नहीं? नेक्स्ट इसका अगला काम है द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज। अब ये जो डायरेक्शन आपने मालूम की है, इसकी मैग्नीट्यूड आपने मालूम करनी है। ठीक है, तो इसका तीसरा का जवाब आप लिखेंगे, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज इज, ये लाइन लिखनी है आपने, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज इज, इसकी मैग्नीट्यूड लेना है। अब इसकी मैग्नीट्यूड कैसे आएगी? आई का कंपोनेंट 0 का स्क्वायर
जे का कंपोनेंट -3/4 इसका स्केयर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 3/4 का स्केयर हो गया 9/16 और 9/16 का दोबारा अंडर रूट ले लिया, फिर क्या आ गया 3/4 आ गया। या दूसरे अल्फाज में सिंपल सा तरीकाकार है, इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है तो इसकी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, जे की मैग्नीट्यूड 1 हो गई और -3/4 की मैग्नीट्यूड वो नेगेटिव को ख़त्म हो जाएगा, 3/4 रह जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बात उसका तीसरा पार्ट आ गया। चौथा पार्ट देखें, द डायरेक्शन ऑफ द आइसोथर्मल थ्रू ए। अभी आइसोथर्मल का एक वर्ड उसने इस्तेमाल किया, ये टर्म इस्तेमाल की। अभी आइसोथर्मल कोई नई चीज़ नहीं, क्या है आइसोथर्मल का मतलब है द डायरेक्शन ऑफ अ जीरो रेट ऑफ चेंज एट ए। ठीक है, यानी कि वो वाली डायरेक्शन जिसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव है नो चेंज या जीरो चेंज रखता है। ठीक है, तो आपको भी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस डायरेक्शन में जीरो होता है, किस डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं रखता। वो वाली डायरेक्शन होती है जो कि ग्रेडियंट वेक्टर के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। बात समझ आएगी नहीं? तो इसका चौथे पार्ट का जो जवाब आप लिखेंगे ना, फोर्थ पार्ट का जवाब, वो आप ये लिखोगे, चौथे पार्ट का सिंपल आप लिख लें द डायरेक्शन ऑफ आइसोथर्मल लिख लें। सिंपल कम वर्डिंग लिखनी है तो लिख लें द डायरेक्शन ऑफ आइसोथर्मल, और पूरी वर्डिंग लिखनी है तो आप लिख लें द डायरेक्शन ऑफ नो चेंज। ठीक, द डायरेक्शन ऑफ जीरो चेंज एट ए इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ आइसोथर्मल इज, आइसोथर्मल का मतलब है जीरो वाली डायरेक्शन, इज गिवन बाय। अब देखें जी, ग्रेडियंट वेक्टर हमारा मैं फिर बता रहा हूँ कि वो वाली डायरेक्शन जिसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव में कोई चेंज नहीं आती, वो डायरेक्शन जो है कैसे निकलती है, वो ग्रेडियंट वेक्टर के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन में होती है। लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बता चुका हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास ग्रेडियंट वेक्टर की, ग्रेडियंट टी की डायरेक्शन ये है ऊपर की तरफ, अब इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा यानी ये वाला, इसकी डायरेक्शन में अगर इसका नाम वेक्टर वी है, इसकी डायरेक्शन में जो हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव मालूम करेंगे ना, डी टी ओवर डी एस, इस वेक्टर वी की डायरेक्शन में जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव मालूम करेंगे इसमें कोई चेंज नहीं होगी। सही है, तो अब मुझे ये बताएं कि ग्रेडियंट वेक्टर आपका निकला है ये -3/4j, ये जो वेक्टर है ये किस एक्सिस के लॉन्ग नज़र आ रहा है? इसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट है ना, जे कंपोनेंट का मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग है ये। ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि वाई एक्सिस के लॉन्ग कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, वाई एक्सिस के ऊपर कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर होता है? एक्स एक्सिस होता है, क्योंकि यहाँ पर दो कंपोनेंट है, एक्स वाई, जेड नहीं है इसमें। ठीक है, तो वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है एक्स एक्सिस। सही है, तो फिर वो उसका जो आंसर आएगा ना, द डायरेक्शन ऑफ आइसोथर्मल इज गिवन बाय एक्स एक्सिस। तो इसकी जो डायरेक्शन है ना वो एक्स एक्सिस है, इज गिवन बाय एक्स एक्सिस, डैट इज, अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग कौन सा वेक्टर होता है? वो होता है आई वेक्टर। और आई वेक्टर को कैसे लिखेंगे हम? आई वेक्टर का मतलब है 1,0, यानी आई की वैल्यू 0 1, जे कंपोनेंट 0 हो गया। सही है, तो ये डायरेक्शन है जो कि आइसोथर्मल की डायरेक्शन है, और आइसोथर्मल का मतलब देयर इज वो डायरेक्शन जिसमें डायरेक्शन डेरिवेटिव में कोई चेंज नहीं आ रही। ठीक है, तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 इज सिमिलरली इसी तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, आपका जो टेम्परेचर T है, ठीक है, यानी जो फंक्शन है वो ये दिया हुआ है 4x³ y - 4xy³ + 27, और पॉइंट आपको दे दिया है 1 2 1 2। बाकी तमाम चीज़ें ऐसे के ऐसे आपने करनी है। ए यहाँ पर चेंज कर दिया, टी चेंज कर दिया, बाकी सब कुछ ऐसे कैसे ही है। सही है, तो आई होप कि वो वाला क्वेश्चन बिल्कुल आप इसी तरीके से कर सकते हो। सही है, तो आज के लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हमने 9.4 कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम 9.5 एक्सेस से पहले टेंजेंट प्लेन्स, ठीक है, नॉर्मल लाइंस, ऑर्थोगोनल सरफेसेस, ठीक है, ये चंद एक डेफिनेशंस होंगी, इनका कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। इस लेक्चर में अगर आपको किसी किस्म की कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मेरा ये जो व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने आ रहा है, आप इसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।